आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वॉचमैन सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 यानी कि सीजन का फिनाले। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1, 1985 से। हमें एड्रियन वाइट को दिखाया जाता है। वो रॉबर्ट रेडफोर्ड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है। ये वही वीडियो मैसेज है जिसे हमें पिछले एपिसोड्स में दिखाया जा चुका है। वो यूएस प्रेसिडेंट रॉबर्ट रेडफोर्ड को कह रहा है कि आप मेरी वजह से प्रेसिडेंट बने हैं। इसी बीच हमें क्लीनिंग लेडी को भी दिखाया जाता है जो एड्रियन वाइट के ऑफिस में चली जाती है। वो यहाँ पर एक सीक्रेट डोर खोलते हुए एक अलमारी तक पहुंचती है। यहाँ पर बहुत सारी शीशियां रखी हुई हैं और इनके अंदर एड्रियन वाइट ने अपने स्पर्म को जमा करके रखा हुआ है। एड्रियन वाइट की कोई औलाद नहीं थी, मगर उसे अपना स्पर्म जमा करने का शौक था कि आगे चलकर अगर वो अपनी औलाद पैदा करना चाहे तो इसमें कोई परेशानी ना हो। ये क्लीनिंग लेडी इन्हीं शीशियों में से एक को उठाती है और खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। साथ ही वो वियतनामीज में बड़बड़ा रही है। उसे अमेरिकन्स पर अभी भी बहुत गुस्सा है। शायद वो एड्रियन वाइट से बदला लेना चाहती है और खुद उसकी औलाद पैदा करके अमेरिकन्स के खिलाफ एक दुश्मन तैयार करना चाहती है। हम जानते हैं कि एड्रियन वाइट इस दुनिया का सबसे ज्यादा दिमाग वाला इंसान है और साथ ही वो एक सुपर हीरो भी है। ऐसे में उसकी औलाद के अंदर भी एड्रियन वाइट के जीन्स होंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि वो भी काफी जीनियस होगा। अब पहुंचते हैं साल 2008 में, जहां पर लेडी ट्रू खुद एड्रियन वाइट से मिलने पहुंची हैं। इस जगह का नाम है कार्नाक और इसे कॉमिक्स में हमें कई बार दिखाया गया है। यह अंटार्कटिका में मौजूद एड्रियन वाइट का ऑफिस है, जहां पर रहकर वो काम करता था। पहले तो एड्रियन उसे अपने ऑफिस में आने नहीं देता, मगर ट्रू कहती है कि आपने एक ट्रांस डायमेंशनल बीइंग को दुनिया पर गिरा दिया, जिस वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए। एड्रियन इस बात से इनकार करता है, मगर ट्रू कहती है दुनिया को आपको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए, आपने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। यह सुनकर एड्रियन उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। एड्रियन लेडी ट्रू को बताता है कि प्रेसिडेंट रेडफोर्ड उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि उसे लग रहा है कि अगर एड्रियन उसकी मदद ना भी करता तो भी वो प्रेसिडेंट बन जाता। ट्रू एड्रियन की टेलीपोर्ट डिवाइस को देख रही है और पूछती है कि ये कैसे काम करती है। वो बताता है कि यह मशीन दुनिया पर रैंडमली स्क्विड्स की बरसात करती है। स्क्विड्स की यह बारिश इतनी रैंडम होती है कि दुनिया का अच्छे से अच्छा मीटेरोलॉजिस्ट भी ये गेस नहीं कर पाएगा कि अगली बारिश कहाँ होने वाली है। ट्रू एड्रियन की इस बात से इम्प्रेस नहीं होती। वो कहती है कि आपने 20 साल पहले जो किया था आप उसे ही दोहरा रहे हैं। ट्रू के पास बड़े प्लान्स हैं। वो उसे कहती है कि मैं इस दुनिया से हर न्यूक्लियर वेपन को गायब करना चाहती हूँ। फिर वो ये भी कहती है कि डॉक्टर मैनहट्टन मार्स पर नहीं है और ये बात मैं जानती हूँ। वो कहती है डॉक्टर मैनहट्टन यूरोपा पर मौजूद हैं। ट्रू ने एक ऐसी सैटेलाइट बनाई है जो डॉक्टर मैनहट्टन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकती है। ये सैटेलाइट 5 साल बाद यूरोपा पर पहुंचेगी। आपको बता देती हूँ कि सैटेलाइट को हमें पिछले एपिसोड्स में दिखाया जा चुका है। खुद एड्रियन वाइट जब यूरोपा पर मौजूद होते हैं तो उसके चांद पर छलांग लगाते हैं और इस सैटेलाइट का इंतजार करते हैं। वो यहाँ पर लिखते हैं सेव मी। ट्रू एड्रियन वाइट को कहती है कि वो मैनहट्टन से उसकी ताकतें छीनना चाहती है और उसे पूरी तरह खत्म करना चाहती है। वो कहती है कि अगर मेरे पास डॉक्टर मैनहट्टन की ताकतें आ गईं तो मैं दुनिया का काफी भला करूंगी। वो कहती है मैं एक ऐसी मशीन बना रही हूं जो डॉक्टर मैनहट्टन से उसकी सारी एनर्जी को छीन लेगी और फिर मेरे अंदर ट्रांसफर कर देगी। वो कहती है मेरे पास इस मशीन की डिजाइन तो है, मगर इतने पैसे नहीं कि मैं इस मशीन को बना पाऊं। ट्रू एड्रियन से इस मशीन को बनाने के लिए पैसे मांगती है। एड्रियन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे देने वाला हूं। इस पर ट्रू उसे बताती है कि मैं आपकी बेटी हूं। एड्रियन इस बात पर हैरान होता है, मगर साथ ही कहता है कि मैंने कभी भी किसी औरत के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। इस पर ट्रू एड्रियन को उसके छुपे हुए रेफ्रिजरेटर की याद दिलाती है जिसके अंदर एड्रियन के स्पर्म को छुपा कर रखा जाता था। वो बताती है कि मैं हूं सब्जेक्ट नंबर 2346। वो उसी शीशी की बात कर रही है जिसे उसकी मां ने अपने अंदर इंजेक्ट किया था। एड्रियन इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी मां एक चोर थी। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम्हें सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल करना होगा, जैसे मैंने खुद किया। वो कहता है कि मेरे माँ बाप के पास बहुत पैसा था, मगर मैंने उनकी कोई मदद नहीं ली। अगर तुम वाकई मेरी बेटी हो तो तुम्हें भी सब कुछ खुद से हासिल करना होगा।
वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी कभी नहीं मानूंगा। अब तक हमें पास्ट दिखाया जा रहा था। प्रेजेंट में लेडी ट्रू ने वो सब कुछ करके दिखाया है जिसके लिए एड्रियन वाइट ने उसे ललकारा था। उसने बहुत पैसे की कमाई की है और खुद मिलेनियम क्लॉक बनाई है। इसी को बनाने के लिए वो एड्रियन वाइट से पैसे मांग रही थी। पूरे सीजन में इस मिलेनियम क्लॉक का जिक्र कई बार हुआ, लेकिन अब जाकर हमें इसके असली मकसद के बारे में पता चला है। इससे डॉक्टर मैनहट्टन की ताकतें छीनकर लेडी ट्रू के अंदर ट्रांसफर की जाएंगी। खैर, पहुंचते हैं यूरोपा, जहां एड्रियन एक जेल में बंद है। यूरोपा पर एक स्पेसशिप आती है और एड्रियन मुस्कुराता है। उसने घोड़े की नाल का इस्तेमाल करते हुए एक गुफा बनाई थी और इसी के सहारे वो बाहर आ चुका है। एड्रियन स्पेसशिप के पास जा रहा है, मगर उसे गेम वार्डन फिर से रोकता है। एड्रियन को कहा जाता है कि वापस जेल के अंदर चला जाए, मगर एड्रियन ऐसा नहीं करता। गेम वार्डन उस पर गोली चलाता है, मगर एड्रियन को इससे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता और वो इस बुलेट को पकड़ लेता है जैसे वो खुद रजनीकांत का अवतार हो। एड्रियन गेम वार्डन का मुकाबला करते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है और खुद फिर से शिप की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से बहुत सारे क्रुकशैंक्स और फिलिप्स आ जाते हैं और वो उसे रोकना चाहते हैं। गेम वार्डन फिर से एड्रियन पर अटैक करता है, मगर एड्रियन अपने घोड़े की नाल का इस्तेमाल करते हुए उसे गेम वार्डन के सीने में उतार देता है। गेम वार्डन मरने की कगार पर है और एड्रियन ने उसे अपनी गोद में ले रखा है। गेम वार्डन उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे मास्क क्यों पहनने के लिए मजबूर किया। एड्रियन इस पर कहता है कि मास्क पहनकर लोग क्रूर हो जाते हैं। शायद वो इस पूरी की पूरी स्टोरी लाइन की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पर हर कोई मास्क से अपना चेहरा ढकता है ताकि जिस तरह के भी काम करना चाहे कर सके। फिर एड्रियन इस मास्क को उतारता है और हमें पता चलता है कि ये जो गेम वार्डन था वो फिलिप्स का ही एक क्लोन था। हमें यह समझ में आता है कि एड्रियन वाइट को यूरोपा पर कई सालों तक ठहरना था और उसे लेडी ट्रू की सैटेलाइट का इंतजार था, मगर यहाँ वक्त काटना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए उसने एक स्टोरी लाइन बनाई ताकि उसका दिल बहलता रहे। खैर, गेम वार्डन मरने से पहले पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा अच्छा दुश्मन बनने में कामयाब हुआ। इस पर एड्रियन कहता है नहीं, मगर तुमने कोशिश अच्छी की। एड्रियन इस प्लैनेट पर चलने वाले नाटक की बात कर रहा था जिसकी वजह से एड्रियन का यहाँ पर वक्त कट सका। इसके बाद एड्रियन अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और बाहर क्रूकशैंक्स और फिलिप्स के जो क्लोन्स होते हैं वो उसे गुड बाय कहते हैं। स्पेसशिप अर्थ की तरफ जा रही है और रास्ते में हम दोबारा से यूरोपा के उसी मून को देखते हैं जहां पर एड्रियन खुद आया था। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्रूकशैंक्स और फिलिप्स की डेड बॉडी से लिखा हुआ है सेव मी डॉटर। एड्रियन ने लेडी ट्रू को कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बेटी नहीं मानूंगा, मगर जरूरत पड़ने पर उसने सेव मी डॉटर लिखा ताकि लेडी ट्रू की सैटेलाइट जब यहाँ पर आए तो इस मैसेज को देख सके। इससे लेडी ट्रू को पता चल जाएगा कि एड्रियन वाइट खुद यूरोपा पर है। शिप के अंदर ट्रू की आवाज उसे बताती है कि सफर शुरू हो चुका है और यहाँ पर एड्रियन वाइट को प्रिजर्व कर दिया जाता है। एड्रियन की बॉडी को जमा दिया गया है क्योंकि उसे एक लंबा सफर तय करना है। रास्ते में भूख, प्यास या पागलपन से बचने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां पर ट्रू इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज एड्रियन की स्टैचू को बियान के पास लेकर जाते हैं। इस स्टैचू को हमें पिछले एपिसोड्स में कई बार दिखाया जा चुका है, लेकिन अब जाकर हमें पता चला है कि ये कोई स्टैचू नहीं थी, बल्कि इसके अंदर खुद एड्रियन वाइट मौजूद है। ये एक जमा हुआ एड्रियन वाइट है। लेडी ट्रू यहाँ पर बियान से कहती है कि इससे पहले एड्रियन होश में आए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर बियान कहती है मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेसिकली लेडी ट्रू का जो एक्सपेरिमेंट था बियान पर, वो चाह रही थी कि अपनी माँ को सक्सेसफुली क्लोन कर पाए। वो कामयाब हो गया है। बियान के अंदर सारी पुरानी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। एड्रियन वाइट यानी ओzymandias को डीफ्रीज किया जाता है और वो दोबारा से अपने पहले रूप में आ चुका है। लेडी ट्रू उसे कहती है मैं आपका मैसेज देखकर काफी हैरान हुई थी। इस पर वो कहता है कि मुझे यूरोपा पर डॉक्टर मैनहट्टन ने भेज दिया था और वो खुद यहाँ अर्थ पर एक इंसान बनकर रह रहा है। ओzymandias यानी एड्रियन वाइट खुद यूरोपा पर जाना चाहता था। उसे डॉक्टर मैनहट्टन ने सिर्फ अपने प्लैनेट के बारे में बताया था और ये समझाया था कि मैंने वहां पर कई सारे क्लोन्स बनाए हैं। लेकिन अभी फिलहाल एड्रियन को लग रहा है कि डॉक्टर मैनहट्टन ने उसे यूरोपा पर छोड़कर फंसा दिया। यूरोपा पर जिंदगी तो अच्छी थी, वहां पर जितने भी क्लोन्स थे वो एड्रियन की हर बात सुनते थे,
मगर एड्रियन को वहां रहकर एहसास हुआ कि ऐसी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल लेडी ट्रू एड्रियन को बताती है कि जल्द ही डॉक्टर मैनहट्टन को पकड़ लिया जाएगा और उसकी सारी ताकतें छीन ली जाएंगी। अब एड्रियन का ध्यान बियान की तरफ जाता है और उसे एहसास होता है कि लेडी ट्रू ने अपनी मां का क्लोन बनाया हुआ है। वो बाहर मौजूद मिलेनियम क्लॉक को भी ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि ट्रू ने अपनी कही बात को पूरा कर दिखाया। उसने वाकई अपने बलबूते इस पूरी मशीन को बना दिया है। लेडी ट्रू कहती है कि अब हमें ईश्वर को मारना है। वो डॉक्टर मैनहट्टन की बात कर रही है। अब ये पूरा ग्रुप टल्सा के ड्रीमलैंड थिएटर की तरफ जाता है। एड्रियन वाइट बाहर निकलता है और एक अखबार की दुकान पर पहुंचता है। अखबार देखकर उसे पता चलता है कि रेडफोर्ड अभी तक प्रेसिडेंट है। शॉप पर मौजूद इंसान एड्रियन से कहता है कि तुम दिखने में ओzymandias जैसे लगते हो। एड्रियन कहता है कि दुनिया को क्या लगता है, ओzymandias कहाँ है? इस पर दुकान वाला कहता है कि किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ओzymandias कहाँ है। लोग सोचते हैं कि वो एक दिन जंगल में गया और कभी वापस नहीं आया। मिलेनियम क्लॉक को भी ऑन कर दिया गया है। एड्रियन की उस पर नजर पड़ती है और वो कहता है अंत करीब है। अब पहुंचते हैं 7th कैवलरी के बेस के अंदर, जहां लॉरी को किडनैप करके रखा हुआ है। यहाँ पर सेनेटर कीन सीनियर आते हैं। वो जेन और जो को सेनेटर कीन से मिलते हुए देखती है। साथ ही कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप एक सीक्रेट रेसिस्ट हैं। हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ वेड खुद भी मौजूद है। उसने रॉर्शैक का मास्क पहना हुआ है। वो लॉरी के पास आकर उसे कहता है कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। आपको याद होगा कि वेड के घर पर 7th कैवलरी के लोगों ने अटैक कर दिया था और बाद में जब इस घर में पीटी गया था तो उसे वेड यहाँ नहीं नजर आया था और एक 7th कैवलरी के मेंबर का मास्क गायब था। तो उसी मास्क का इस्तेमाल करते हुए वेड खुद इस जगह पर आ चुका है। साथ ही यहाँ पर एक और शख्स पहुंच चुका है, जॉन ऑस्टमैन यानी डॉक्टर मैनहट्टन। ये अब 7th कैवलरी के चंगुल में फंस चुका है। वॉचमैन कॉमिक्स खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। वहीं एंजेला अपने घर के पास 7th कैवलरी के एक सोल्जर की उंगलियां तोड़ रही है। वो उसे टॉर्चर कर रही है ताकि उसे डॉक्टर मैनहट्टन की लोकेशन के बारे में पता चल सके। 7th कैवलरी के बेस पर जो अपने कपड़े उतार रहा है, वो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो रहा है और साथ ही साथ कह रहा है कि कई साल पहले एड्रियन वाइट ने इस दुनिया पर एक मॉन्स्टर को उतार दिया। वो कहता है मैं किसी बड़े एलियन की बात नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब है प्रेसिडेंट रॉबर्ट रेडफोर्ड। जो के मुताबिक रॉबर्ट रेडफोर्ड की पॉलिसीज वाइट्स के अगेंस्ट थी। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है और कहता है कि हमें बार बार सॉरी बोलने के लिए कहा गया, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। हम ये समझ सकते हैं कि जो एक काफी रेसिस्ट इंसान है और उसे लगता है कि वाइट्स इस दुनिया में सुप्रीम है और उन्हीं का दुनिया पर रूल होना चाहिए। वो ब्लैक्स को अपने बराबर नहीं समझता। जो के मुताबिक पुलिस में भी 7th कैवलरी के लोग भर्ती हैं और अब पुलिस वाले भी मास्क पहनते हैं। 7th कैवलरी के लोग तो मास्क पहनते ही हैं। ऐसे में एक कल्चर वॉर शुरू हो चुकी है, जिसका फायदा उठाते हुए जोकीन खुद प्रेसिडेंट बनेगा। वही एंजेला 7th कैवलरी के बेस पर पहुंच चुकी है। जो कहता है 3 साल पहले जब हमने व्हाइट नाइट को अंजाम दिया तो हमारे एक साथी को गलती से टेलीपोर्ट कर दिया गया। वो कहता है हमें तभी पता चला कि डॉक्टर मैनहट्टन टल्सा में मौजूद हैं और हमारे शख्स को टेलीपोर्ट करने वाला भी खुद डॉक्टर मैनहट्टन था। आपको याद होगा कि जब एड्रियन वाइट ने डॉक्टर मैनहट्टन को उसका रूप बदलने का आइडिया दिया था, तब उसे यह भी बताया था कि जब जरूरत पड़ेगी तब तुम अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकोगे। व्हाइट नाइट पर 7th कैवलरी के लोग एंजेला को मारने के लिए उसके घर में घुस गए थे। उस सिचुएशन में कैल यानी डॉक्टर मैनहट्टन ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को टेलीपोर्ट कर दिया। इस वजह से ही 7th कैवलरी के लोगों को पता चला कि डॉक्टर मैनहट्टन टल्सा में ही है। उन्हें अंदाजा हो गया था कि एंजेला का हस्बैंड कैल ही डॉक्टर मैनहट्टन है और इसीलिए उन्होंने एक शख्स को इस फैमिली के करीब किया और वो शख्स था जड क्रॉफोर्ड। 7th कैवलरी ने कैल की असलियत तक पहुंचने के लिए पूरा प्लान रचा, जिसमें जड क्रॉफोर्ड शामिल थे। वो इस फैमिली के करीब आए ताकि इस बात को कंफर्म कर सकें कि कैल ही डॉक्टर मैनहट्टन है। यानी एंजेला और क्रॉफोर्ड की जो दोस्ती थी वो सिर्फ दिखावे की थी। जड क्रॉफोर्ड एंजेला का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर मैनहट्टन तक पहुंचना चाहते थे। अभी तक मुझे लग रहा था कि जड क्रॉफोर्ड शायद वाकई एक अच्छे इंसान हो और विल ने गलती की उन्हें मारकर, मगर इस सीन के बाद हमें पता चल जाता है कि नहीं, जड क्रॉफोर्ड भी काफी बड़ा गेम खेल रहे थे।
प्रेजेंट में डॉक्टर मैनहट्टन को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। उसे बताया जाता है कि यह पिंजरा सिंथेटिक लिथियम से बना है। इसके अंदर रहते हुए डॉक्टर मैनहट्टन अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले एपिसोड में हमें पता चला था कि 7th कैवलरी के लोग लिथियम बैटरीज इकट्ठा कर रहे हैं। उसका मकसद क्या था? यह पिंजरा बनाना। अब जो लॉरी को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए लाया हूं ताकि जब डॉक्टर मैनहट्टन की मौत हो तो कम से कम उसकी परवाह करने वाला कोई तो यहाँ मौजूद हो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लॉरी डॉक्टर मैनहट्टन की एक्स गर्लफ्रेंड है। हम जानते हैं कि लॉरी के मन में अभी भी डॉक्टर मैनहट्टन के लिए फीलिंग्स हैं, तभी वो उसे अक्सर कॉल करती रहती थी। ये बात और है कि लॉरी के मैसेज कभी भी डॉक्टर मैनहट्टन तक नहीं पहुंच पाए। तभी यहाँ पर एंजेला पहुंचती है और जो की तरफ बंदूक तान देती है। वो कहती है तुम्हारी जो भी प्लानिंग है पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि लेडी ट्रू तुमसे ज्यादा बड़ी प्लानिंग कर रही है। जो को एंजेला की बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए एंजेला अपनी बंदूक नीचे करती है ताकि जो उसकी बात पर ध्यान दे। वो कहती है लेडी ट्रू ने मुझे खुद बताया है कि वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। शायद एंजेला जो को सब कुछ इसलिए बता रही है ताकि वो डॉक्टर मैनहट्टन को फिलहाल कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब जो कीन अपने चेंबर में चला जाता है। यहाँ पर बहुत तेज नीली रोशनी होती है। एंजेला के कानों में आवाज बजने लगती है, मगर वो नोटिस करती है कि जॉन अभी भी जिंदा है। तभी यहाँ पर लेडी ट्रू अपने बाकी लोगों के साथ भी पहुंच जाती है। एड्रियन वाइट सालों बाद लॉरी से मिल रहा है और उसे उसके पुराने नाम से पुकारता है। फिलहाल वेड, एड्रियन वाइट और लॉरी एक साथ हैं। अब लेडी ट्रू आगे बढ़ती है और उस चेंबर को खोलती है जिसके अंदर जो मौजूद था। पता चलता है कि जो की पूरी बॉडी लिक्विड बन चुकी है। ये लिक्विड बहते बहते उस पिंजरे तक आ चुका है जहां पर डॉक्टर मैनहट्टन मौजूद है। लेडी ट्रू यहाँ पर मौजूद लोगों को बता रही है कि जो काफी बेवकूफ था। डॉक्टर मैनहट्टन की ताकतें इस तरह हासिल नहीं की जा सकती। अगर कोई सीधा सीधा मैनहट्टन की ताकतों को अपने अंदर डालने की कोशिश करेगा तो इसी तरह से उसकी बॉडी पिघल जाएगी। लेडी ट्रू के लोगों ने 7th कैवलरी को घेरा हुआ है और लेडी ट्रू के हाथ में विल का एक लेटर है। वो इसे पढ़ना शुरू करती है। इसमें लिखा है कि किस तरह से सालों तक इन लोगों ने ब्लैक लोगों को निशाना बनाया। उन्होंने रंग के आधार पर भेदभाव किया और 1921 में इसी जगह पर बहुत सारे लोगों का खात्मा किया। जेन ट्रू को टोकती है और कहती है जब तुम हमें मारने ही वाली हो तो इस काम को जल्दी कर दो। इस पर ट्रू अपनी मशीन का इस्तेमाल करते हुए इन सब को मार डालती है। वहीं पिंजरे में डॉक्टर मैनहट्टन तक जो की बॉडी का लिक्विड पहुंच चुका है और इसी के जरिए वो अपनी थोड़ी बहुत ताकतें वापस हासिल कर लेते हैं। वो इसके जरिए वेड, एड्रियन और लॉरी को कारनाक टेलीपोर्ट कर देते हैं। बियान भी मिलेनियम क्लॉक को एक्टिवेट कर चुकी है। एंजेला जो मैनहट्टन के पास ही मौजूद है उससे पूछती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो बताता है कि इस केज में रहते हुए वो प्रेजेंट में नहीं रह पा रहा। वो बताता है कि उसने बाकी लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया है ताकि वो उसकी मदद कर पाएं। एंजेला कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा। इस पर मैनहट्टन कहता है क्योंकि मरते वक्त मैं अकेला नहीं रहना चाहता था। वो उसे कहता है कि यहाँ पर एक रोशनी आने वाली है और तुम उसे मत छूना। ऐसा कहते ही यहाँ पर बहुत तेज रोशनी आती है और डॉक्टर मैनहट्टन चिल्लाता है। कारनाक में एड्रियन लॉरी और वेड को बताता है कि ये उसका ऑफिस है। साथ ही उन्हें यह भी कहता है कि जॉन ने हमें यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि हम दुनिया को बचा सकें। वेड इस ऑफिस को देखकर हैरान है। उसने अपनी पूरी जिंदगी डर में बिताई है और उस डर का आगाज इसी ऑफिस से हुआ था। यहीं से एड्रियन वाइट ने न्यूयॉर्क शहर पर उस जायंट स्क्विड को गिराया था। फिलहाल एड्रियन लेडी ट्रू को रोकने के लिए दोबारा से ऐसी ही बारिश करने वाला है। इस बीच वो लॉरी से बात कर रहा है और उसे कह रहा है कि मैं इस बात से हैरान हूं कि तुम FBI के लिए काम करती हो। वो अपनी डिवाइस को एक्टिवेट करता है और टल्सा को टारगेट बनाता है। वो बताता है कि वैसे तो मैं दुनिया पर छोटे छोटे स्क्विड्स गिराता था और वो जमीन पर गिरने के बाद डिसॉल्व हो जाते थे, बट अगर इन स्क्विड्स को गिरने से ठीक पहले जमा दिया जाए तो ये बंदूक की गोली की तरह काम करेंगे। ऐसा लगेगा कि आसमान से फायरिंग हो रही है। वहीं टल्सा में डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी उससे ड्रेन हो रही है। जॉन एंजेला को देख रहा है और इनके साथ में बिताए सारे पल उसकी नजरों के सामने से गुजर रहे हैं। वो एंजेला को कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसके साथ ही वो इस दुनिया से डिसअपियर हो जाता है। उसकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। वहीं एड्रियन जो कारनाक पर मौजूद है उसे एहसास हो चुका है कि डॉक्टर मैनहट्टन मर चुका है। वो कहता है कि लेडी ट्रू के पास अगर डॉक्टर मैनहट्टन की ताकतें आ गई तो वो खुद काफी खतरनाक साबित होगी। लेडी ट्रू काफी एम्बिशियस है और वो हर किसी को अपने कब्जे में लाकर ही रहेगी।
एड्रियन कहता है लेडी ट्रू के पास इतनी ताकत होना दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। वो मेरी बेटी है, इसीलिए मैं इस बात को जानता हूँ। वहीं लेडी ट्रू डॉक्टर मैनहट्टन की सारी एनर्जी अपने अंदर उतारने के लिए रेडी है। एड्रियन अपना सिस्टम ऑन करता है और टल्सा के एक छोटे से एरिया पर अपने फ्रोजन स्क्विड्स को गिरा देता है। वहीं बियान एंजेला को अपनी जगह से उठाती है और बताती है कि पुलिस आने वाली है, उन्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इस जगह पर रेड स्केयर और पायरेट जेनी पहुंचते हैं। तभी पास के एक मैनहट्टन बूथ में फोन रिंग करता है। बियान इस फोन को उठाती है। सामने लॉरी मौजूद है। वो इन्हें बताती है कि तुम लोगों को छुप कर रहना होगा। साथ ही पूछती है कि एंजेला कहाँ है। एंजेला फोन पर आती है और लॉरी उसे भागने के लिए कहती है। लेडी ट्रू अपनी जगह पर मौजूद हैं और डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी अपने अंदर लाने के लिए तैयार हैं। मगर तभी आसमान से एक फ्रोजन बेबी स्क्विड नीचे गिरता है। वो लेडी ट्रू के हाथ के आर पार हो जाता है। एंजेला और बियान बूथ के अंदर ही खुद को छुपा लेते हैं। आसपास मौजूद कई सारे पुलिस वाले और टेक्नीशियंस मारे जाते हैं। तभी एंजेला पास पड़ा एक केस उठाती है और खुद को कवर करके वहां से भागने लगती है। लेडी ट्रू को समझ आ जाता है कि उसका प्लान कामयाब नहीं हो सका और अब मौत करीब है। एड्रियन वाइट के टेलीपोर्ट किए हुए छोटे छोटे स्क्विड्स जमीन पर गोलियों की तरह गिर रहे हैं। इस हमले में लेडी ट्रू मारी जाती है। वहीं एंजेला अब ड्रीमलैंड थिएटर के अंदर पहुंच चुकी है। यहाँ पर विल मौजूद है, उसके बच्चे यहीं पर सो रहे हैं। हमें इनकी बातचीत से पता चलता है कि डॉक्टर मैनहट्टन को पहले से पता था कि वो मारा जाएगा, इसीलिए उसने विल को कांटेक्ट किया था। डॉक्टर मैनहट्टन चाहता था कि एंजेला अपने दादा विल से मिले ताकि दुनिया में अकेली न रह जाए। विल ने डॉक्टर मैनहट्टन की उसके प्लान में मदद की। वो एंजेला से कहता है कि तुमने मेरी नॉस्टैल्जिया पिल्स खाई थी, इसीलिए तुम्हें पता होगा कि मेरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। 100 साल पहले मैं इसी थिएटर में बैठा था जब टल्सा में राइट्स चल रहे थे। वो बताता है कि बेस रीव्स मेरा हीरो था, इसीलिए आगे चलकर मैं एक पुलिस वाला बना। वो कहता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसीलिए मैंने अपना चेहरा ढकने के लिए हुड पहनना शुरू किया, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने डर और दर्द को इस हुड से छुपा रहा था। फिर वो एंजेला को कहता है कि जॉन ने मुझे तुम्हें एक बात कहने के लिए कहा था। ऑमलेट बनाने के लिए कुछ अंडे तोड़ने पड़ते हैं। एंजेला इस बात का मतलब नहीं समझती, जिस पर विल कहता है कि सही वक्त आने पर शायद तुम इस बात का मतलब समझ जाओ। विल बताता है कि मैं पास के एक मोटेल में रुका हुआ हूं, जिस पर एंजेला उसे कहती है कि आप मेरे घर में कुछ रातें गुजार सकते हैं। वहीं एड्रियन लॉरी और वेड को अपनी आउल शिप आर्ची के पास लेकर जाता है, जिसका कॉमिक्स में कई बार जिक्र है। वेड कहता है कि पुलिस भी इसी शिप की डिजाइन वाली एयरशिप्स उड़ाती है, इसीलिए मुझे इसे उड़ाना आता है। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही लॉरी एड्रियन को कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से 30 लाख लोग मारे गए। एड्रियन कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस पर वेड उसे एक डीवीडी दिखाता है, कहता है इसके अंदर तुम्हारा कन्फेशन मौजूद है। ये उसी वीडियो रिकॉर्डिंग की डीवीडी है जिसे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। एड्रियन इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वेड उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये लोग बेहोश एड्रियन को लेकर आउल शिप के अंदर चले जाते हैं। वहीं एंजेला विल और अपने बच्चों के साथ थिएटर से बाहर आ चुकी है। हमें पता चलता है कि पायरेट जेनी और रेड स्केयर सलामत हैं। वो बियान के साथ पुलिस कार में बैठे हुए हैं। एंजेला अपनी फैमिली को लेकर उसी बेकरी में जाती है जिसके नीचे उसका सीक्रेट तहखाना मौजूद है। टोफर एंजेला की सिस्टर नाइट की कॉस्ट्यूम को देखकर हैरान होता है। उसे एंजेला की सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल चुकी है। फिर एंजेला अपनी फैमिली के साथ वापस घर पर जाती है। वो किचन की सफाई कर रही होती है। यहाँ पर विल आता है और कहता है कि कैल अच्छा इंसान था, उसे अफसोस है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। असल में विल यहाँ डॉक्टर मैनहट्टन की बात कर रहा है। वो कहना चाहता है कि डॉक्टर मैनहट्टन इस दुनिया के लिए काफी कुछ कर सकता था, उसके पास काफी सारी पावर्स थी, मगर उसने इन ताकतों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। विल भी एंजेला को छोड़कर सोने के लिए चला गया है। एंजेला किचन के पास खड़ी है, जमीन पर टूटे हुए अंडे पड़े हैं। उसकी नजर कार्टन पर पड़ती है जिसके अंदर एक सलामत अंडा बचा है। उसे जॉन की एक पुरानी बात याद आती है। उसने कहा था कि मैं अपनी ताकतों को एक ऑर्गेनिक मटेरियल के जरिए ट्रांसफर कर सकता हूँ। कोई दूसरा इंसान अगर इसे खा लेता है या पी लेता है तो उसके अंदर मेरी ताकतें आ जाएंगी। एंजेला इस अंडे को लेकर पूल के पास जाती है और अंडे को तोड़कर निगल लेती है। फिर वो पानी पर अपने पैर रखती है।
वो चेक करना चाहती है कि वो पानी पर डॉक्टर मैनहट्टन की तरह चल सकती है या नहीं। मगर खत्म हो जाता है ये एपिसोड और ये सीजन। हमें पता नहीं चल पाया कि एंजेला के अंदर डॉक्टर मैनहट्टन की ताकतें आई हैं या नहीं। जब आगे का सीजन आएगा तब इस राज पर से पर्दा उठेगा। फिलहाल आपको ये सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी कोई बात अगर समझ ना आई हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।